नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। जबलपुर 38 दिनों से हड़ताल पर टाउन हॉल में अपनी मांगों को लेकर बैठी आशा उषा सहयोगियों को धरना स्थल पर पुलिस के द्वारा कैद कर दिया गया है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के आगमन की सूचना पर आशा उषा कार्यकर्ता अपनी मांगों से अवगत कराने कैंट में आयोजित सीएम के कार्य में जाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, वैसे ही तत्काल पुलिस की टीम टाउन हॉल पहुंच गई और जहां इस दौरान सीएम से मिलने जा रही आशा उषाओं को टाउन हॉल में रोक दिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी करते हुए गेट के बाहर निकलने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बाहर न आने से रोकने के लिए मेन गेट में तालाबंदी कर दी। शांति। आज क्या हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये था कि जैसा कि हमें पता चला कि मुख्यमंत्री जी हमारे जबलपुर में आने वाले हैं और 37 दिन से हम सभी बहनें हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अभी तक धूप में बैठे हुए, इतनी भीषण गर्मी में, और कोई हम लोगों की सुध लेने नहीं आया। एक गिलास पानी तक किसी ने नहीं दिया, जैसे कि बातें होती हैं। और स्वागत के लिए लाडली बहना के लिए अभी कैंप लगा हुआ और सभी चीज़ें हो रही हैं। और हमने जो आपके लिए काम किया हम कौन सी बहन है, इसी सवाल को लेकर हम सरकार के पास जा रहे थे। हमारा प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन तो दिया गया था, लेकिन इतने कठोरता से अभी आके 3 घंटे पहले आशा उषा कार्यकर्ताओं को गांधी भवन में बंद कर दिया गया। मांग बस इतनी है कि अन्य राज्य सरकार अपनी आशा उषा बहनों को दे रही है राशि, आपसे भी मांगे कि आशा को आप 1 रुपये भी नहीं देते तो 10,000 वर्तमान में दिया जाए आज की महंगाई के दौर पे, और सहयोगी बहनों को 15,000 रुपये। कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल, अधिकारी से लेकर मतलब सभी जगह से ये दबाव बनाया जाता है कि आशा उषा को काम पर लौटने के लिए बोले, काम करें। 2,000 रुपये में क्यों नहीं खुश हैं, जितना मिल रहा है उतने में खुश हैं। आप बताइए, 1,000 से भी ज़्यादा की गैस आती है इस महंगाई के दौर पे, हम क्या करें? क्या अपने बच्चों को दे? आपके बच्चे तो विदेशों में पल रहे हैं और हमारे बच्चे अपने ही देश में तरस रहे हैं। ऐसी जो स्थिति है, यही सब हमारी मांगे हैं कि हमें भी भरण पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में सरकार राशि दे। पूजा कनौजिया, प्रदेश महासचिव सीटू संगठन। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा, प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा शासन के संरक्षण में चिकित्सा के क्षेत्र में अरबों रुपए का आयुष्मान भारत योजना में घोटाला हो रहा है। आयुष्मान पोर्टल के अनुसार प्रदेश में 627 आयुष्मान निजी अस्पतालों में अनियमितता के कारण 422 आयुष्मान अस्पतालों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि मध्य प्रदेश शासन के प्रदेश विधानसभा में अनियमितता करने वाले मात्र 154 अस्पतालों की सूची दी है। अनियमितता करने वाले अस्पताल और अनियमितता को संरक्षण देने वाले अधिकारी नेताओं पर मध्य प्रदेश शासन ने FIR दर्ज क्यों नहीं कराई है। इससे आकांक्षा है कि इस अरबों रुपए के घोटाले को मध्य प्रदेश शासन की भाजपा सरकार पूर्ण संरक्षण दे रही है और गरीब जनता के स्वास्थ्य के लिए निर्धारित की गई राशि में वहां घोटाला किया जा रहा है। मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ दर्दनाक और हमारी संवेदनाओं को झकझोर देने वाले शब्दों के साथ कर रहा हूं कि एक होनहार बेटी जो मेधावी छात्रा थी सतना की, 6 साल पहले दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुई थी और इलाज कराने में उनके पूज्य पिताजी का मकान और दुकान बिक गया। उन्होंने 4 रोज पहले अपनी बेटी को सुबह 4:30 बजे मोबाइल करके कहा, बेटी अब हम तुम्हारा इलाज नहीं करवा सकते हैं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अब आप सोचिएगा कि एक पिता जो अपनी बेटी के इलाज में घर दुकान बेच चुका है और इलाज नहीं कर पाया, उसने बेटी को सूचित कर रेल से कट के खुदकुशी कर ली। यह दास्तां
उस मध्य प्रदेश के सतना जिले की है और उस मध्य प्रदेश की है जिसमें भ्रष्ट शासन और प्रशासन ने हमारे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर यानी विधानसभा में यह जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में 2 सबसे पसंदीदा योजनाएं हैं। एक आयुष्मान भारत, जिसका सारे मीडियम पर करोड़ों रुपयों का विज्ञापन दिन में 50 बार हम देखते और सुनते हैं, और दूसरी है प्रधानमंत्री आवास योजना। दोनों ही योजनाओं में प्रधानमंत्री जी को चूना लगाया गया सरकार के द्वारा, और जो भ्रष्टाचार का चरम है उसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं की जा सकती है। जहां तक मैं जिक्र कर रहा हूं आयुष्मान भारत योजना का, विधानसभा में हमारी सरकार ने यह सूचित किया है 20 मार्च 2020 के एक प्रश्न के उत्तर में कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 51 जिलों में, आंकड़े में इतने लंबे पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि उतना पैसा मैंने देखा नहीं, उन्होंने दिखाया बड़े साहस के साथ, मैं उसको सलाम करता हूं, कि ऐसा ही भ्रष्टाचार नर्सिंग घोटाले के रूप में है जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। उसमें भी माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने जो प्रमाण पत्र इस सरकार को दिया है कि हम हैरान हैं कि इस सरकार को कौन चला रहा है। दूसरे, चंबल में अवैध माफियाओं को लेकर उसी अदालत ने यह कहा है कि अमुक अधिकारी भ्रष्ट हैं, कुछ को इंगित किया है कि यह आदतन अपराधी हैं, और हमारी सरकार कह रही कि हम ईमानदार हैं। अब किससे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार को प्रमाण पत्र चाहिए। जनता के बीच आप भ्रष्टाचार में हैं, आपके कागजों में आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, माननीय न्यायालय की टिप्पणियों में आप भ्रष्टाचार के सिरमौर बने हुए हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ईमानदार है। बाकी जो आंकड़े हैं, मैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने काफी डीप स्टडी की है। मैं तो विधानसभा में जो सरकार ने भ्रामक जानकारी रखी है वो, दूसरा जो आपके जो आयुष्मान का पोर्टल है उसमें जो इन्होंने स्वीकार किया है वो, तीसरा आप लोगों ने जो प्रकाशित किया है, और चौथा हम लोगों का खुद का एक अपना एनालिसिस पूरा। तो इसमें सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं जयवर्धन सिंह साहब की इस चिट्ठी से। जयवर्धन सिंह जी ने विधानसभा में एक ये क्वेश्चन लगाया, ये लगाया था इन्होंने अपना जो है 20/12/2022 को, और उसमें उन्होंने जानकारी मांगी थी कि 20 मार्च 2020 से और आपका ये जो 2022 तक आपका कितना आयुष्मान के अंदर किन किन अस्पतालों में क्या क्या अनियमितताएं की, किस प्रकार की अनियमितताएं की, और इनके ऊपर आपने क्या क्या कार्रवाई की। तो इसमें जब मिश्रा जी ने आपको बताई दिया कि सरकार ने ये स्वीकार किया, सारे फिगर सरकार ने विधानसभा में, जो जयवर्धन सिंह जी ने सर्च किया, मैंने सर्च किया, तो सारे फिगर बिल्कुल जो है विधानसभा में दी गई जानकारी से बिल्कुल विपरीत है। हम मान लेते हैं कि विधानसभा की दी गई जानकारी से ही अगर हम चलें तो विधानसभा में मंत्री जी ने ये तो स्वीकार किया कि ये 154 अस्पतालों ने, ये पूरी सूची है, ये 154 अस्पतालों ने फर्जीवाड़ा किया, बिल्कुल साफ लिखा हुआ इसके अंदर पूरा, और ये अनियमितताएं की। इसमें से 153 पे सिर्फ थोड़ा सा अर्थदंड लगाया, FIR सिर्फ 1 पे हुई। अब दूसरी चीज उसके अंदर ये हुई कि जब जयवर्धन सिंह साहब ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि इसमें आपने संपूर्ण जानकारी नहीं दी है, तो इसमें सारी जानकारी भ्रामक हुई, तो उसको चैलेंज किया जयवर्धन सिंह ने CM साहब को ये चिट्ठी लिखे, और उसका विषय यह था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष्मान योजना अंतर्गत सदन में दिए गए गलत जवाब एवं तथ्यों के संबंध में CBI जांच के बाबत। अब इसमें मैं थोड़ा सा विषय हट के आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि जितने भी घोटाले हो रहे हैं
और जितने भी सब ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नॉलेज में हो रहे हैं, उनके संज्ञान में हो रहे हैं, और उनके संज्ञान में किस तरह से हो रहे हैं वह हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, ताकि ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं हो। लेकिन जो उनके संज्ञान में आने के बाद भी अगर उस पर उन भ्रष्टाचारों पर कार्रवाई नहीं होती तो ये माना जाता है भाजपा अपने चुनावी फंड को इकट्ठा करने का कोई ना कोई इन घोटालों से कोई षड्यंत्र कर रही है। जिस नरसिंह घोटाले की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सारे कागज आप लोगों को दिए थे, देखिए कोर्ट में सब सही साबित हो रहे हैं। हम जो भी आपके इससे बात कहेंगे वो तथ्यों के आधार पर कहेंगे। अब जब विधानसभा में जानकारी जयवर्धन सिंह साहब ने कैसे गलत साबित की वो आपके मैं फिगर बताता हूँ। जयवर्धन सिंह साहब ने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि जो सरकार ने टोटल अस्पतालों की जो भोपाल की सूची दी है वो दी है 114 की, और उन्होंने जो सर्च किया उसमें 213 निकले। उसमें पब्लिक वाले 2, जयवर्धन सिंह जी के में 14, सरकार के में 3 और जयवर्धन सिंह जी, ऐसा करके पूरा ये दिया। दूसरा जयवर्धन सिंह साहब ने एक सर्च और किया, उन्होंने सर्च ये किया कि आपने 154 अस्पतालों की सूची दी है, लेकिन जब हम साइट पे गए वो जयवर्धन सिंह जी तो उन्होंने उसमें 318 अस्पताल निलंबित पाए उसके अंदर। तो मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ये लिखा कि मंत्री जी ने विधानसभा में ये गलत जानकारियां क्यों दी है, और अगर ये गलत जानकारियां दी हैं, गलत फिगर दिए, तो इसके ऊपर आपको कार्रवाई करना चाहिए। और इस कार्रवाई का एक आधार यही हो सकता है कि ये CBI की जांच इसके अंदर की जाए। इसके अंदर ये पता नहीं कमलनाथ को क्या हो गया है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, आ रहा हूँ। लोक सेवक को धमकाना किसी भी हालात में उचित नहीं है, नैतिक भी नहीं है, वह भी इंसान है और उनका भी सम्मान होना चाहिए। मुंह में आए और कह दिया कि मैं देख लूंगा, क्या देख लोगे? क्या ये भाषा उचित है? इसकी मैं निंदा करता हूँ। CM मुझे ये समझ में नहीं आता, भावी मुख्यमंत्री अश्विनी भाव मुख्यमंत्री सब हो रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि संगठन कमजोर है। एक कहते हैं बूथ मजबूत है। अब कमलनाथ या दिग्विजय सिंह कौन सही बोल रहे हैं? दोनों मिलकर फैसला करें। हम साधारण लोग नहीं है, ये मैं दम्भ के लिए नहीं कह रहा, अहंकार के लिए नहीं कह रहा। हम साधारण नहीं, हम असाधारण है, क्योंकि हम ही तो करेंगे, हम ही तो बनाएंगे। सरकार नीति बनाएगी, इंप्लीमेंट तो हम करेंगे। हम ढंग से करेंगे, परिणाम बेहतर आएंगे। हम नहीं करेंगे, परिणाम बेहतर नहीं आएंगे। उसमें सवाल नीति को इंप्लीमेंट करने की नीयत का है, और वो हम पे निर्भर करता है। दूसरा, जब मैं खुद सोचता हूं मेरे अपने बारे में, तो कुछ चीजें मेरे दिमाग में रहती हैं। मैं एक चीज हमेशा सोचता हूं कि जिंदगी आखिर कितने वर्षों की है। हम में से हर एक सोचे हम कितने साल जिएंगे। मैं कोई निराशा के लिए नहीं कर रही, ये तो महाभारत का प्रसंग आपको पता होगा, युधिष्ठिर और यक्ष का। जब यक्ष ने पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर बोले मनुष्य पैदा होता है, खेलता है, कूदता है, बड़ा होता है, शादी होती है, ब्याह होता है, ग्रस्त होता है, बच्चे बड़े होते हैं, उनकी शादी करता है, बूढ़ा होता है और मर जाता है। जो आया उसको जाना है, मृत्यु अवसंभावी है। और हर एक को पता है कि दुनिया परमानेंट घर नहीं, धर्मशाला है। पता नहीं कितने वर्षों के लिए आए, 70, 80, 90। लेकिन व्यवहार मनुष्य ऐसा करता जैसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है। तो जानता नहीं है मिट्टी में मिला दूंगा मैं, तू भी मिट्टी में मिलेगा भैया। ये तो प्रकृति का नियम है। और जितना समय बचा उसका उपयोग कैसे करें। आप सोचो, अगर 10 साल जीना है तो इन 10 साल का बेहतर उपयोग कैसे करें। अब मैं 64 साल का हो गया, मैं कितना जीऊंगा? 10, 12, 15। अब मेरे ऊपर एक में वर्षों का उपयोग कैसे करूं, कैसे बेहतर से बेहतर किया जा सकता है एक एक क्षण का उपयोग। और सचमुच में ये प्रेरणा जो थकने नहीं देती, फिर जो दिनों रात काम करवाने की कोशिश करते, कर लो यार, जितनी सांसें करो। दूसरा दृष्टिकोण भी हो सकता है, काय को मरो, जितनी सांसें मस्ती से जियो। लेकिन हमें इसकी इजाजत नहीं, क्योंकि हम दूसरा, हमारे मस्त रहने से, हमारे काम न करने से दूसरे प्रभावित होते हैं। अगर आप सब सिविल सर्विस पर नहीं होते, ठीक है इंडिविजुअल है तो मैं करूंगा तो ठीक है, कमाऊंगा खाऊंगा, नहीं करूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन आप केवल अपने लिए नहीं सोच सकते हैं। तो हमको दूसरों की सोच के हम अपनी जिंदगी का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करें, एक एक क्षण का बेहतर उपयोग। इसका अर्थ ये नहीं है
है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान ना रखें, हम अपने परिवार का ध्यान ना रखें, हम अपने बच्चों का ध्यान ना रखें। आपको सीएस ने भी इंगित किया, मैं भी कह रहा हूं, स्वस्थ रहना सबसे बड़ी जरूरत भी है। और ये ध्यान रखना है, दुनिया बड़ी कठोर है। अगर किसी काम के नहीं रहे तो कोई नहीं पूछने वाला। पहला सुख निरोगी काया। घर में भी कई दिन तक अगर बीमार रहे और किसी काम के ना रहे तो परिवार वाले के लिखते भगवान अब तो उठा गए, दुख देखा नहीं जाता। और इसलिए पहले चिंता करना अपने स्वास्थ्य की। अब वो तरीका आप खोजो, योग हो, ध्यान हो, वासन हो, प्राणायाम हो, जिम हो, तरीके कोई हो सकते हैं, लेकिन इस शरीर को चलते फिरते लायक बनाते रहना जब तक रहना है। और दूसरे हम लोगों ने यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस बनाया था, तो सच में ऐसे नहीं बनाया। हम प्रसन्न कैसे रहें? देखो, धन दौलत से प्रसन्नता आकी नहीं जा सकती। और हम सब जानते, मैं समझता हूं, आप में हर एक समझते हैं कि दौलत कभी सुख नहीं देती। ये पता नहीं कौन सी भूख रहती है लोगों की। मैं तो सचमुच में आज भी, मैं बहुत इनफॉर्मल बोल रहा हूं, जो दिल में आता जा रहा है वो बोलता जा रहा हूं। मतलब मैं कल्पना करता हूं, आप झाबुआ चले जाएं, राजपुर चले जाएं, हमारे आदिवासी भाई बहनों को देखें, कल खाने की व्यवस्था है कि नहीं इसकी चिंता नहीं, आज रात भर नाचेंगे, कोई परवाह नहीं। हर दिन त्योहार बना देते हैं, हर दिन त्योहार, नाचो गाओ मस्त रहो। आखिर कितना धन चाहिए? और बड़े लोग जितने भी हैं, अब मैंने यहाँ हमारे उद्योग विभाग के लोग बैठे हुए, पहले संजय भी था, बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे याद हैं, फलानी छूटे दी, मुझे सबसे ज्यादा दीनहीन लगते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, फिर अफसर से जाके अलग मिलेंगे कि ये नाराज नहीं हो जाएंगे, ये अटका देगा। आप उनकी स्थिति देखो क्या है। मैं इसका अर्थ नहीं है कि उद्योग नहीं आने चाहिए, अपने देश की समृद्धि के लिए जरूरी है, लेकिन पैसा क्या देता है? वो अपने यहां आप भी भूखे ना रहे, साधु न भूखा जाए, वो जरूरी है। बच्चे पढ़ें लिखें, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वो आवश्यक है। लेकिन जिंदगी जियो जी मस्ती से, आनंद से, मस्ती से। और उसमें केवल हमारा मानसिक दृष्टिकोण काम करता है। कुछ ऐसे लगेंगे लदे हैं, बोझ से मर गए, 24 घंटे टेंशन में, घर जाए तो टेंशन में, बाहर जाए तो टेंशन में, बच्चे आए तो टेंशन में, तो जिंदगी तमाशा हो गई, टेंशन ही टेंशन है। और कुछ रहे मस्त काम कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? काम पूरी मेहनत ईमानदारी से, और परिणाम छोड़ दो, कर्मण्यवादी का रास्ते। देखो ये बहुत साइंटिफिक है, आप ये मत समझना कि ऐसे कह दिया कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेषु कदाचन। वो कहते हैं कि परिणाम तुम्हारे हाथ में थोड़ी है, तुम तो केवल कर्म करो और मस्त रहो। मैं बीच में 15 महीना नहीं था मुख्यमंत्री, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, झोला टांगा निकल गए, धरना प्रदर्शन आंदोलन, क्या फर्क पड़ा? और मस्ती। मैं रात भर 48-48 घंटे के धरने पे बैठे, ढोलक बज रही है, गीत चल रहे हैं, और जनता की उस पक्ष के लिए जिसकी जिम्मेदारी थी वो पूरी करो, उसमें क्या दिक्कत है? क्या फर्क पड़ा? कौन सा विभाग मिला, काय की चिंता है यार डिपार्टमेंट की? बोले लूप लाइन में डाल दिया तो उसी का टेंशन। अब मुझे ये लूप लाइन समझ में नहीं आता क्या होती है। तो ये काम तो काम है, हर काम इंपॉर्टेंट है, तो जो काम है उसी को मेहनत से करो, इसी में परेशानी के साथ डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है। अच्छा और बुरा क्या होता है? ये तो काम का दृष्टिकोण है अपना। कई बार हम अप्रासंगिक काम को भी इतना प्रासंगिक बना दें कि दुनिया कह देखो उसने बदल कर रख दिया। कोई काम छोटा बड़ा थोड़ी होता है। आगे सरकार ने विभाग बनाए तो सोच के ही बनाए ना, किसी न किसी काम के लिए बनाए।
अब कोविड में मैंने देखा जुझारू बने। टीकमगढ़ पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक ही परिवार के 3 लोगों ने ट्रेन के सामने कूदकर कर आत्महत्या। 10 साल के नाबालिग बेटे पर पुलिस ने चोरी का मामला किया दर्ज, जिस वजह से पूरा परिवार ने आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। टीकमगढ़ में पुलिस की कार्यप्रणाली हमेशा ही संदेह के घेरे में रहती है, इसको लेकर कई बार सवाल भी खड़े होते हैं। टीकमगढ़ में आज सुबह एक पुलिस की कार्रवाई के बाद एक पूरे परिवार ने आत्महत्या जैसा घातक कदम उठा लिया है। हालांकि इसमें 10 साल का बेटा बच गया है। पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। कुड़ीला थाना क्षेत्र के मातोल गांव के रहने वाले 45 वर्षीय लक्ष्मण नामदेव और उनकी पत्नी रजनी नामदेव और नाबालिग बेटी मिनी नामदेव, इन तीनों ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली और बेटा समन नामदेव को भी आत्महत्या करने के साथ में लेकर गए थे, लेकिन जैसे ही सामने से ट्रेन को आते देखा तो बेटा भाग गया। सर, जो एक परिवार ने आत्महत्या की है ट्रेन से के सामने, क्या मामला है सर? क्या कार्रवाई की जा रही है सर? आज सुबह सूचना मिली कि खरगापुर थाने में रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर दारवीर नाले के पास 3 बॉडियां पड़ी हैं। उनके संबंध में हमने तत्काल थाना प्रभारी को भेजा और पुलिस और एफएसएल की टीम भी पहुंची। मृतकों की आइडेंटिफिकेशन किया गया। उनकी पहचान लक्ष्मण पिता प्यारेलाल नामदेव, उसकी पत्नी रजनी और उसकी बेटी के रूप में हुई और ये ग्राम मातौल चौकी देरी अंतर्गत के हैं और इसमें पुलिस ने तत्काल पंचनामा बनाया है और उनकी पीएम की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई जारी है। मर्ग जांच में जो आएगा उससे आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हत्या का कारण सर कुछ स्पष्ट हो पाया है? क्यों की आत्महत्या? नहीं, इसमें कोई ऐसा हत्या का तो नहीं आया है। आत्महत्या इसमें ये लग रहा है कि जो ट्रेन के इम्पैक्ट से ये फिके हैं दूर और उससे चोट आई है, उससे इनकी प्रथम दर्शता है लग रहा है। बाकी पीएम रिपोर्ट में आएगा। और इसके संबंध में एक शिकायत आई थी, कल एक आवेदक आए थे हमारे पास, राकेश रिछारिया, कि जो ये मृतक है इनके पुत्र ने उनके यहाँ चोरी की है। इस संबंध में चौकी प्रभारी देरी को निर्देशित किया गया था कि इसकी जांच करके उचित वैधानिक कार्रवाई करें। इसमें उन्होंने प्रथम दर्शता अपराध पंजीबद्ध किया 454-380 में और उसकी विवेचना में पुलिस ने जो है गांव में गई हुई थी और वहाँ गांव में लोगों से बातचीत भी की थी और उसकी विवेचना पुलिस कर रही थी और उसके बाद आज सुबह ये घटना हुई। सर, एक नाबालिग बेटे का बयान सामने आया है, वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस उस पर दबाव बना रही थी। नहीं, इसका अभी कोई नहीं और ऐसा आता है अगर कि पुलिस ने कुछ किया तो हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। जो भी जांच में आएगा सही उस पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल मंडी में गेहूं तुलाई को लेकर किसानों ने मुनीम के साथ मारपीट कर दी, जिसमें विरोध में मंडी के सभी व्यापारी आज हड़ताल पर हैं। बाद में स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के 7 दिन में उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद आज हड़ताल समाप्त हो है और चेताया गया कि अगर इस तरह आगामी घटना घटित है तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने जो विरोध किया, किस बात को लेकर विरोध किया? ये सर, कल जब मैं कांटे में माल तुला रहा था तब उस समय जो हमने माल नीलामी में लिया था उसके अलावा दूसरा माल जो ख़राब था वो भी किसान लेकर आ गए। जो कुछ 7 जने थे जिनमें 3 से 4 लेडीज़ थी और 3 से 4 जेंट्स थे। जब मैंने उसका विरोध किया कि ये माल नहीं तुल सकता तो मेरे साथ मारपीट करने लग गए, गंदी गंदी गाली देकर। और जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने मेरा एफआईआर दर्ज की उनके खिलाफ़, लेकिन पता नहीं पुलिस ने किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण मेरे खिलाफ़ भी एफआईआर दर्ज कर ली जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसके विरोध में आज हम सब लोगों ने मंडी बंद करने की सोची, लेकिन आज फिर दूसरे लोग आ गए और उन्होंने हम पे दबाव बनाया मंडी चालू करने के लिए। कौन से कांटे की घटना आई है? सर, पारस एग्रोसिस। कब हुई थी ये घटना? कल। क्या नाम है आपका? अर्पित पोरवाल। आज जो ये व्यापारी की जो मुनीम द्वारा हड़ताल की गई है,
क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, किसान के द्वारा माल बेचा गया था, कांटे पर जब माल पहुंचा, माल में डिफरेंस पाया गया, तो फर्म के मुनीम के द्वारा उस माल को रोका गया था कि भाई इस माल के अंदर जो है डिफरेंस है, ये ऊंचे भाव का है, ये नीचे भाव का माल है। उस बात को लेकर किसानों ने मुनीम के साथ मारपीट की और मारपीट करने के कारण फिर तो उनकी FIR दर्ज की गई, मंडी को शिकायत भी की गई और उल्टा जो है काश्तकार के द्वारा जो है उनको मारा गया था। लेकिन मुनीम के भी खिलाफ वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज हो गई और FIR कर गई। इसलिए मुनीमों ने और कुछ खिलावटी के ऊपर भी उन्होंने मारा चप्पी की, तो इन दोनों ने मिलकर हड़ताल की है कि हम काम पर नहीं जाएंगे जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम काम पर अड़े रहेंगे। लेकिन सभी लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, माननीय विधायक महोदय, SDM साहब, SDO के साहब सभी मंडी में आए। 3 घंटे तक बातचीत के दौरान यह हल हुआ कि जो मंडी जो है चालू की जाए और 7 दिन के अंदर ये आश्वस्त भी किया गया है कि जिन लोगों ने गलती की है, जिन किसान ने जो गलती की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन व्यापारियों के द्वारा जो है ये स्पष्ट रूप से कहा गया है 7 दिन के अंदर यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो मंडी बिना कोई सूचना के बंद की जाएगी। सर, आज मंडी परिसर में जो मुनीम द्वारा हड़ताल की गई है, क्या है पूरा मामला? कल तुलाई को लेकर कुछ किसानों के द्वारा एक मुनीम के साथ में मारपीट कर दी गई थी, जिसकी FIR मुनीम के द्वारा थाने में कराई गई थी। मामला पंजीबद्ध हो गया था, लेकिन बाद में मुनीम के खिलाफ भी किसानों के द्वारा FIR करा दी गई थी। मुनीम का कहना है उसका कोई दोष नहीं था, उसके खिलाफ जो FIR कराई गई है वो गलत है। और इसी बात को लेकर आज हम मालों के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा हड़ताल कर दी गई थी। मौके पर पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच में से साथ बातचीत हुई। पुलिस विभाग के SDO के द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया कि अगर मुनीम के खिलाफ जो FIR कराई गई है वो गलत है तो उसकी जांच करके उनके द्वारा 7 दिवस में खात्मा की कार्रवाई किए जाने के संबंध में आश्वासन दिया गया। समझाइश के बाद आज मंडी में व्यापारी एवं हम्माल मुनीम सभी तौल का काम प्रारंभ कर दिया गया है। आज की तौल लगभग पूर्ण हो गई है। सर, इसी बीच के अंदर किसानों ने भी कुछ आंदोलन किया गया, चक्का जाम वगैरह लेकर? हाँ, किसानों की अपनी एक मांग थी कि मंडी प्रशासन के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा ऐसी कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई कि आज मंडी में नीलामी नहीं होगी, और वो अपना अनाज लेकर मंडी में आ गए थे। उनकी बात भी जायज़ थी और इस वजह से कि उनके द्वारा भी चक्का जाम किया गया था, लेकिन उनको भी समझाइश दे दी गई थी और समझाने के बाद किसान भी राजी हो गए, उन्होंने अपना चक्का जाम खत्म कर दिया था। अब ऐसा कोई इशू नहीं है। जबलपुर में आज ऑपरेशन हर्ष से 3 और 33 चेहरे हर्षित हो गए। दरअसल आज जबलपुर पुलिस की टीम ने ऐसे 333 चेहरों पर मुस्कान लौटाई जो करीब 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक अपने गुम हुए मोबाइल की तलाश कर रहे थे। जबलपुर पुलिस की साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने 50 लाख रुपए कीमत के 333 मोबाइल धारकों को सौंपा। वहीं मोबाइल वापस मिलते ही लोगों के चेहरे खिलौटे। पुलिस अधीक्षक TK विद्यार्थी के मुताबिक ऑपरेशन हर्ष के तहत गुम हुए मोबाइलों की तलाश करते हुए आज साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर 50 लाख रुपए कीमत के 333 मोबाइल को लोगों को सौंपा है। यह ऐसा मोबाइल था जो कि 6 महीने से लेकर 1 वर्ष बीच गुम हुए थे, जिन्हें खोजने में काफी मशक्कत की गई, लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा इसे खोज लिया गया। SP TK विद्यार्थी ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि यदि गुम हुए मोबाइल की शिकायत संबंधित थाने में करते हुए शिकायत की एक प्रति और मोबाइल बिल की फोटोकॉपी को साइबर सेल जबलपुर हेल्पलाइन नंबर 7587616110 पर समय पर दिया जाए। अभियान हर्ष के तहत हमारे जो मोबाइल धारक हैं जिनसे मोबाइल खो गए थे, उन्होंने हमारे क्राइम और साइबर सेल में कंप्लेंट दर्ज कराई थी और हमारी टीमों ने लगातार उसमें ढूंढने का प्रयास किया और रिकवर करके आज हमने वो सारे मोबाइल इन मोबाइल धारकों को लौटाए हैं। लगभग 333 मोबाइल, लगभग आधा करोड़ कीमत के मोबाइल फ़ोन्स आज यहाँ पर जो इनके
ऑनर थे उनको लौटाए गए। सर बड़ी दिक्कतें आती हुई मोबाइल जब घूम जाता है तो ट्रेस करना फिर कैसे? देखिए उसके लिए हमारी साइबर सेल है, हमारी क्राइम की टीम है, लगातार काम करती है, सर्च करती है। हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि मोबाइल, चूँकि जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, वो किसान हो, व्यापारी हो, जब खो जाता है, महंगी चीज़ होती है, तो उसके भीतर कहीं ना कहीं एक दुख का भाव आता है, और जब हम मोबाइल सर्च करके उसको लौटाते हैं तो उसको खुशी होती है, हर्ष होता है। तो इसीलिए हमारा ये अभियान निरंतर जारी भी रहेगा। सर ये कभी कितना पुराना तक मोबाइल इसमें पाया गया है? जिस तरह से कुछ 6 महीने पुराने, कुछ 2 महीने पुराने, कुछ 4 महीने पुराने, अलग अलग ड्यूरेशन के हैं जो रिकवर करके आज लौटाए गए हैं। सर 2-3 साल वाले पुराने मोबाइल पाए गए तो किस तरह इसमें परेशानियाँ आई क्या? देखिए जब तक मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन में नहीं आता है या फिर नियर बाई नहीं होता है, पास पास नहीं होता, तो लोकेट करने में थोड़ी परेशानी होती है। उड़ीसा के रहने वाली 31 वर्षीय एक गांजा तस्कर महिला को गिरफ्तार करने में जीआरपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस कार्रवाई से बड़ी सफलता हाथ लगी है। उक्त कार्रवाई नवागत पुलिस अधीक्षक रेल शिमला प्रसाद और डीएसपी रविंद्र गौतम के नेतृत्व में थाना प्रभारी शशि दुर्वे द्वारा SILP कश्यप, ASI सुशील सिंह और प्रधान आरक्षक मनोज मिश्रा द्वारा की गई। इस संबंध में जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार उड़ीसा हाई स्कूल वाड़ा तिकतागढ़ की रहने वाली 31 वर्षीय महिला काफी दिनों से जबलपुर में गांजा तस्करी का काम करते ही उक्त भनक जबलपुर जीआरपी को लगते ही टीम उड़ीसा स्थित महिला के ठिकाने पर पहुंची, जहां से उसे गिरफ्तार कर जबलपुर जीआरपी थाने लाया गया। जीआरपी ने बताया कि गिरफ्तार हुई महिला से गांजा तस्करी के संबंध में अन्य मामलों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। महिला गिरफ्तार हुई क्या है? ये घटना दिनांक 31/3/2022 की है, जिसमें विवेक उर्फ बिक्की को पकड़े थे, जो अंबेडकर नगर चंडाल भाटा जबलपुर से इनके कब्जे से 6 किलो और 830 ग्राम गांजा जब्त किया था। जो पूछताछ पर इसने राजा सोनकर की चाय की दुकान पर काम करना बताया था, जो उसी समय से इसकी पहचान, तभी से ये विवेक साकेत राजा सोनकर के लिए टिटलागढ़ उड़ीसा से गांजा मंगवाता था और लाकर ये बेचता था। वहाँ की चिन्मय करके एक महिला है जो उड़ीसा में रहने वाली है, जो इसके खाते में पैसे ये ट्रांसफ़र करते थे, गांजे के पैसे जो भी रहते थे उसके खाते में ट्रांसफ़र करते थे, जो करीब 1 साल से फरार थी, जिसकी हम लोगों ने मुखबिर दर सूचना पर से इनको लगाया गया था। 2 आदमी में सिविल में लगाए थे इनको, और ये लगातार उसमें लगे हुए थे। फिर हमने एक टीम फिर गठित करके कश्यप जी के साथ में उड़ीसा भेजे थे। इसमें 5,000 का इनाम भी घोषित था इस महिला पे, और इसमें हमें सफलता मिली और हमने इसको पकड़ के लेके आए उड़ीसा से। पहले कितने आरोपी गिरफ्तार हुए थे? पहले इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से कितना माल आप लोगों ने तो कितना माल? हाँ, अच्छा गांजा कितना? 6 किलो 830 ग्राम। उनके पुराने भी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड? अभी आपराधिक रिकॉर्ड का भी पता कर रहे हैं सब जगह से, उड़ीसा में भी पता कर रहे हैं और अन्य थानों में भी और पता कर रहे हैं। अभी ये जो महिला है इसके बारे में भी पता कर रहे हैं। वैसे ही मैन महिला है, मतलब उड़ीसा से सप्लाई करती है, जिसके बारे में भी अभी हम लोग और पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसके आपराधिक रिकॉर्ड है। इसलिए अभी टीम लगी हुई है उसमें आगे। उनके साथ में लिप्त भी कोई और अन्य आरोपी? अभी इसमें और लगे हुए हैं, इसमें पता करते हैं और अभी कि और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ से इन्वॉल्व है, मतलब सब चीज़ का भी पता कर रहे हैं इसमें। कहाँ से गांजा लाने का बताया? ये उड़ीसा से गांजे की सप्लाई करते हैं और फिर ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये महिला उड़ीसा से ही गांजा का वो करती है, इसके अकाउंट में इन लोग पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे। जबलपुर से भी कोई इसमें लिप्त आरोपी सामने आया? हाँ, इसमें आया ना, राजा सोनकर है और ये विवेक उर्फ विक्की। अभी और भी इनसे जुड़े हुए पता कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इनसे जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ इन लोग सप्लाई करते हैं। जैसे उसे पता चलता तो कार्रवाई की जाएगी। हनुमानताल थाना क्षेत्र में चल रही वाहन चेकिंग के लगे पुलिस कर्मियों को देखकर बाइक सवार भागने लगा, जिसका पीछा कर जब पुलिस ने आरोपी को दबोचा तो बाइक की टंकी से बंधे हुए थैले में 2 किलो 500 ग्राम गांजा रखते हुए मिला। बताया जा रहा है कि गांजा प्रदेश के बाहर से सप्लाई किया जा रहा है। आरोपी युवक से पूछताछ जारी है। थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने बताया कि देर रात मंडी मदार टेकरी गेट नंबर 2 में वाहन चेकिंग दौरान एक युवक पुलिस चेकिंग देखकर अपनी बाइक मोड़कर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर विकास उर्फ विक्की 27 वर्ष निवासी नर्मदा नगर बोहलपुर को दबोच लिया, जिसकी बाइक क्रमांक MP 20 MY 8949 को टंकी के ऊपर एक थैला मिला। जी सर, गांजे की कार्रवाई कल थाना हनुमानताल की गांजे की कार्रवाई हुई है। इसमें 2.5 किलो गांजा एक शख्स से बरामद हुआ है। हुआ यूँ कि कल लगभग 8 बजे के आसपास हमारी वाहन चेकिंग लगी हुई थी मदार टेकरी में।
त्यौहार को देखते हुए ये चेकिंग इस तरफ लगी हुई थी और लगभग 8:30-9 बजे की घटना है। एक शख्स वाहन चेकिंग के पास आता है, अचानक से पुलिस को देख के घबरा के भागने लगता है, जिसको घेराबंदी करके पुलिस द्वारा जो है पकड़ा जाता है। तो उसकी परिस्थितियाँ बड़ी संदिग्ध लगती हैं और वह डिक्की अपने टंकी में एक बैग भी रखा रहता है। उससे पूछा कि इसमें क्या है, तो काफ़ी घबराया लगा। उसको खुलवा के जब उसी से देखा तो उसमें मादक पदार्थ गांजा जैसा दिखा। उससे जब पूछताछ किया क्या है, तो उसने इस बात का कबूल किया कि हाँ ये गांजा है। तो जो गांजे में जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं NDPS एक्ट के तहत, वो सभी पंचनामे कार्रवाइयाँ करके और तौल पंचनामा, तौल कांटा, ये सभी कार्रवाइयाँ करके जब देखा गया तो लगभग 2 किलो 500 ग्राम यह गांजा बरामद हुआ, जिसकी जब्ती की गई। एक वाहन जब्त किया गया, मोटरसाइकिल 2 पहिया। और इसका जब नाम बता पूछा गया तो इसने अपना नाम जो है विकास और विक्की बताया, गोहलपुर का रहने वाला है। और ये जो गांजा है ये उड़ीसा से लाकर छोटी छोटी जगहों पर जाके सप्लाई करना इसके द्वारा बताया गया। विधिवत कार्रवाई इसमें जब्ती की गई और इसमें गिरफ्तार करके उसको आज जेल दाखिल किया गया है। इसमें अन्य तथ्य भी अभी जुटाए जा रहे हैं। विवेचना के दौरान जो भी अन्य तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी क्या रिकॉर्ड है इसका? पूर्व में इसके रिकॉर्ड हैं 2-3 NDPS के एक्ट के रिकॉर्ड हैं, गोहलपुर में भी हैं, गोरखपुर में भी हैं, और ये सभी जुटाए जा रहे हैं कि और कहीं अन्य थानों में तो नहीं है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।